हमने देखे पिछले वीडियोस में, मैंने आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दी डगलस मैलक की पोएम बी द बेस्ट ऑफ वट एवर यू आर की। तो कभी भी हमें एग्ज़ाम में आ जाए कि आप इस पोएम को पैराफ्रेज करें। पैराफ्रेज मतलब उसके स्टैंजास की तशरीह लिखें। तो जिस तरह उर्दू में हम करते हैं कि सबसे पहले हम लोग मरकज़ी ख़याल लिखते हैं या शायर का नाम लिखते हैं और फिर तशरीह करते हैं, तो इसी तरह इसमें भी होता है। जो रेफरेंस होता है, रेफरेंस वो लाइंस में हम बताते हैं कि ये शायर कौन है और ये किस नज़म से हमने ली है लाइंस। तो जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट स्टैंजा में एक्सप्लेन किया है कि रेफरेंस में लिखा है दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम बी द बेस्ट ऑफ वट एवर यू आर। तो ये जो मैंने फुल स्टॉप लगाया गलत है, तो इसको इग्नोर करें। फुल स्टॉप को यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आएगा, कॉमा आएगा। दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कॉमा बी द बेस्ट ऑफ वट एवर यू आर। इनको हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे क्योंकि ये हम किसी चीज़ का नाम लिख रहे हैं, कोट कर रहे हैं। तो रिटन बाय डगलस मैलक, शायर का नाम मिल गया, तो इसमें आपको मिल गया 2 मार्क्स, एक पोएम के नाम से और एक शायरी के नाम से। उसी तरह कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट मतलब मरकज़ी ख़याल। मरकज़ी ख़याल में हम क्या बताते हैं कि दीज आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोएम इन विच द पोएट डायरेक्टली टॉक्स टू हिज रीडर। तो ये कह रहा है कि ये जो स्टैंजा है इसकी शुरू की लाइन्स हैं, इसमें क्या कह रहा है, पोएट जो है शायर डायरेक्टली अपने पढ़ने वालों से बात कर रहा है। अब एक्सप्लेनेशन देंगे हम इन लाइन्स की। If you can't be a pine on the top of the hill, be a scrub in the valley, but be the best little scrub by the side of the rill. Be a bush if you can't be a tree. तो इस स्टैंजा की पहले की बात कर रहे हैं। तो अब एक्सप्लेनेशन में हम इसकी तशरीह करेंगे। अब हम क्या लिखते हैं, इन दीज लाइन्स द पोएट एड्रेसेस हिज रीडर्स एंड आस्क देम टू बी बेस्ट ऑफ वट एवर दे आर। तो इन लाइनों में शायर हमसे ये कह रहा है अपने रीडर से कि उनसे मुंतखब हो के ये कह रहा है कि आप जो भी हैं अपने आप का बेस्ट बने, अपने आप का सबसे अच्छा वर्जन बने। द पोएट सेज दैट इफ़ यू कांट बी अ पाइन ट्री स्टैंडिंग टॉल ऑन द टॉप ऑफ द हिल, देन दैट डज नॉट मीन या डजंट मीन यू आर नॉट गुड इनफ टू बी अ पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। वो ये कह रहा है शायर, सनूबर का दरख्त या पाइन ट्री एक बहुत लंबी कद का खूबसूरत एक शानदार दरख्त होता है। तो वो अगर आप उस तरह के नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी काम के लिए अच्छे नहीं हैं, किसी काम के काबिल नहीं हैं। तो वही कह रहा है कि इफ़ यू कांट बी अ पाइन ट्री स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ द हिल, दैट डज नॉट मीन you are not good enough to be a part of the forest. You can always be the scrub in the valley besides the rill, making valley beautiful. तो आप एक स्क्रब मतलब झाड़ की तरह जो एक वैली नदी के पास उगते हैं उसकी तरह बन जाएं कि वो एक इन्वायरमेंट की खूबसूरती बढ़ा रहे हैं। मैंने आपको पहले भी इसकी अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी है पहली वाली वीडियो में, तो आप वो देख लें। तो फर्दर मोर के बाद हम कॉमा लगाएंगे, ये याद रखें, पंक्चुएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ही सेज दैट वी शुड नॉट बी अशेम्ड ऑफ अ स्मॉल और इनसिग्निफिकेंट पोजीशन एट वर्क बिकॉज एवरी क्रिएचर एंड एवरी जॉब इज़ इंटरडिपेंडेंट एंड नेसेसरी। तो वो शायर इन लाइन में ये कह रहा है कि हमें किसी भी काम को बड़ा या छोटा नहीं समझना चाहिए। हमें अल्लाह ताला ने एक मकसद के लिए पैदा किया है। हर किसी को जो भी काम है, नौकरी में फ़र्ज़ करें एक सिंपल डाकिया है, मेलमैन जिसको कहते हैं, ख़त पहुंचाने वाला। तो आप देखें ये जो एक लाइन कह रहा है कि हम एक दूसरे के साथ एवरी जॉब इज़ इंटरडिपेंडेंट एंड नेसेसरी, मतलब हर नौकरी या हर काम एक दूसरे से लिंक्ड है। बहामी मुनहसर मतलब एक दूसरे के, तो मतलब हम एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के ऊपर हम लोग डिपेंड करते हैं। अगर एक काम हम लोग एक चेन समझ लें कि अगर एक चेन में से हम लोग एक काम हो रहा है और बीच वाला काम नहीं हो रहा है तो आगे भी नहीं हो सकेगा। तो हम लोग एक दूसरे के साथ आपस में लिंक्ड हैं, डिपेंडेंट हैं। एक काम अगर हम होगा तो फिर दूसरा होगा। तो फ़र्ज़ करेंगे
कोई कंपनी ने दूसरी कंपनी को किसी स्टॉक के बारे में कोई कागजात ज़रूरी भेजने हों तो वो इस मेलमैन के ज़रिए भेजेंगे या पोस्टल सर्विस के ज़रिए भेजेंगे। तो अगर वो मेलमैन ही नहीं उसको इतना इम्पोर्टेंट ले और वो कहे कि नहीं यार मैं आज नहीं दे रहा, मैं कल परसों दे आऊँगा, इसमें क्या बड़ी बात है, तो वो अगर वो अपना काम लेज़ी होके अच्छे से दिल लगा के नहीं करे और कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में डिले हो जाए या पहुंचे नहीं उस स्पेसिफिक दिन को, और तो कंपनी का कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, उसके आगे का ऑर्डर्स नहीं चलेंगे, आगे की उसकी सिलसिला नहीं चलेगा। तो ये देखें आप, अगर आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अगर एक का काम की वजह से वो दिल लगा के नहीं कर रहा वो काम और उसकी वजह से जो दूसरी कंपनी उसके साथ लिंक्ड है उसको इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा, ज़रूरी कागजात ना पहुँचे। तो कहने को तो मेल की छोटी सी जॉब है, लेकिन अगर वो अपना काम नहीं करे तो उसके पीछे जो जितने बाहमी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जितने वो भी रुक जाएंगे, उस सबका सिलसिला रुक जाएगा। तो अगर वो हम अपना दिल लगा के काम करे, सही से टाइम पे जाके डिलीवर कराए तो कंपनी तो भले ही उसकी एक सिंपल छोटी सी पोजीशन है एक पोस्टमैन की या मेलमैन की, लेकिन उसको अपने काम में प्राइड लेना चाहिए, अपने काम में फ़ख्र करना चाहिए और उसको अच्छे से सर अंजाम देना चाहिए। तो अगली लाइन में वो ये कह रहा है कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ क्रिएटेड फॉर अ पर्पस, वी शुड नेवर लूज हार्ट एंड परफॉर्म आवर ड्यूटी वेल। और लास्ट लाइन में वो कह रहा है in these line the poet used imagery by giving examples from the nature। तो इमेजरी मैंने आपको बता दिया, वो कह रहा है कि इमेजरी उसने इस्तेमाल करी है एक पिक्चर पेंट करने के लिए रीडर्स के लिए, ताकि उनको नेचर्स का इसमें उन्होंने इस्तेमाल किया है शायर ने, जैसे कि पाइन ट्री, स्क्रब या वैली जो भी है, ट्रेल। तो आपको वो ये बता रहा है कि उसने मोटिवेशन आपको देने के लिए एक मोटिवेशन के तौर पे तक कि इन तरह की चीज़ों का यूज़ किया, फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज़ किया, ताकि आपको अच्छे से पोएम समझ आए, आपके दिमाग में रहे और आप मोटिवेट हों। और उसके अलावा जो लाइन उन्होंने इससे पहले करी है कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ क्रिएटेड फॉर अ पर्पस, ये कह रहा है कि जो कि कायनात में हर चीज़, हर शय किसी न किसी मकसद के लिए बनी है। तो भले ही उसका छोटा सा ही क्यों ना मकसद हो, हमें उसको भी अच्छे से करना चाहिए। हमें कभी कोई हमारा काम रुक गया हो या हमारी कोई दुआ पूरी ना हो या हमने कोई चीज़ की उम्मीद की हो और वैसा रिज़ल्ट ना आया हो, तो हमें कभी अपना वी शुड नेवर लूज़ हार्ट, ये भी देखिए एक मेटाफोर आ गया कि वी शुड नेवर लूज़ हार्ट। इसका मतलब कि वी शुड नेवर लूज़ होप, इसका मतलब है कि हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। सही आप समझ रहे हैं मेटाफोर इन्होंने यूज़ किया है। इसका मतलब ये नहीं कि जिस्म से दिल निकल जाएगा, घुमा दिया हमने, नहीं। इसका मतलब ये है कि हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, एक मेटाफोर है। एंड परफॉर्म आर ड्यूटीज़ वेल, हमें कभी ना उम्मीद या मायूस नहीं होना चाहिए और अपना जैसा काम कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से हमें करना है, तभी हम एक अच्छे मुकाम पे कभी ना कभी अपने एक डिज़ायर्ड ड्रीम जॉब या डिज़ायर्ड लेवल पे एक सुकून में आ जाएंगे हम लोग। तो बी द बेस्ट ऑफ वट एवर यू आर, वो ये कह रहा है एक लाइन में अगर उसको मैं बोलूँ कि जो आपका अपना वजूद है, आप उसमें अपने आप को इतना अच्छा कर लें कि आपसे अच्छा कोई आपका वर्जन हो ही नहीं। आप अपने आप को इतना काबिल कर लें, इतना अपने अंदर पेशेंस ले आएँ, अपने अंदर सब्र ले आएँ, इत्मीनान ले आएँ, अपने अंदर एक प्रिंसिपल, एक असूल रखें कि आप जैसा जो काम कर रहे हैं उसको दिल लगा के करेंगे और बहुत मेहनत से और अच्छे से करेंगे और कभी मायूस नहीं होंगे। तो आप ज़िंदगी एक सुकून से गुजार सकेंगे और आप अब दूसरों को भी मोटिवेट करेंगे अपने एक कैरेक्टर, एक पर्सनालिटी शो करके। तो ये इसका मकसद था। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो इन वीडियोस के ज़रिए, और आने वाली वीडियोस भी मैं रिलेटेड टॉपिक से ही बनाऊंगी। इंग्लिश में अगर कोई आपको टॉपिक्स नहीं समझ आ रहे हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के या कोई भी टॉपिक हो, आप मुझे बताएं, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। उसके अलावा मैं अभी आने वाले हफ्तों में मैं कंप्यूटर साइंस
के ऊपर सेकेंड ईयर की बनाऊंगी वीडियोस। अगर आपको चाहिए फर्स्ट ईयर की, आप उससे मुझसे पूछें, या इकोनॉमिक्स की वीडियो बनाऊंगी मैं, जो सब्जेक्ट्स मुझे अच्छे से आते हैं मैं उन्हीं की बनाऊंगी। तो लेट्स होप कि अच्छे से हो जाए सब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।